तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज सुबह का जो न्यूज़पेपर होता है उसको हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज होती है उसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज है डेट 18 जुलाई 2023। आई होप आप सभी फ्रेंड्स ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है। आज क्या है, काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो हम इसको आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बेसिकली 3 न्यूज़ है, टोटल 3 न्यूज़ है। एक तो सिंपल सी है, एक संस्था होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसने कुछ रूल बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्या बनाए अभी फाइनल नहीं है, इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसने इसको बनाया, इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है कई सारी संस्थाओं के बारे में, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, चाहे WHO के बारे में हो, चाहे वो AIIB के बारे में हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हो, सबके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद 2 इंडेक्स जारी हुए हैं। दोनों इंडेक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोनों जारी किए नीति आयोग ने। और नीति आयोग आपको पता है भारत देश के सबसे टॉप थिंक टैंक के रूप में काम करता है, तो इसलिए ये कोई इंडेक्स जारी करता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। हमने कुछ दिन पहले एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा था जो UNDP ने जारी किया था। उसी की पैटर्न पर, उसी की देखा देखी ये नीति आयोग ने भी नेशनल लेवल पर जारी कर रही है 2021 से। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या भारत में पॉवर्टी की स्टेटस है। इसके बाद एक और इंडेक्स होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPI। ये भी नीति आयोग जारी करता है दोस्तों, हर साल जारी करता है। इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया। तो ये सब तीनों न्यूज़ के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट न्यूज़, G20। आप सबको पता है G20 का प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो हम सबको पता है कि G20 का 2023 में प्रेसिडेंट इंडिया है। कई सारी मीटिंगें चल रही है, रेगुलर चल रही है। शुरुआत यहाँ उदयपुर से हुई थी, वहाँ शेरपा मीटिंग थी, उसके बाद में जोधपुर में हुई। पूरे इंडिया के हर स्टेट में लगभग G20 की ग्रुप की मीटिंग चल रही है। अभी लेटेस्ट में दोस्तों G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर है, इनकी मीटिंग चल रही है। तो इसी संबंध में G20 का ये FSB का कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि इसने है ना क्रिप्टो करेंसी, आप सब जानते हो कि क्रिप्टो असेट्स बिटकॉइन टाइप के होते हैं ना, बिटकॉइन का नाम सुना होगा आप सभी ने, बिटकॉइन को हर कोई जानता है। तो ये क्रिप्टो असेट के रेगुलेशन के बारे में कुछ रूल बनाए हैं। G20 ने इसको बेसिकली जिम्मेदारी दी थी कि भाई आप क्या करो, क्रिप्टो असेट के संबंध में कुछ रूल्स वगैरह के बनाओ, कुछ रेगुलेशन बनाओ। तो इसने ये बना दिया, लेकिन अभी ड्राफ्ट स्थिति में एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम इसका वेट करेंगे और इसमें अपडेट होने का इंतजार करेंगे। जब ये फाइनल हो जाएंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये जैसे क्रिप्टो असेट बिटकॉइन वगैरह है। तो ये न्यूज़ थी सिंपल। ये न्यूज़ का उद्देश्य हमको ये नहीं पढ़ना था कि क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया इसने, हमको पढ़ना था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन वगैरह के बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा उद्देश्य है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये एक संस्था है बेसल में, बासेल, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर एक संस्था बनाई गई। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, आप सब लोगों ने मंदी का नाम सुना होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस होती है दुनिया में, समय समय पर मंदियाँ आती रहती है। तो एक टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी। 2007-8 उसका इम्पैक्ट 2010-12 तक भी देखने को मिला था। तो 2007-8 के दशक में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसमें क्या होता, अमेरिका के कई बैंक डूब गए थे। अमेरिका के कई बैंक डूब गए थे। उसमें सबसे फेमस था लेमन ब्रदर। उस जमाने में दुनिया के टॉप 10 बैंक में हुआ करता था लेमन ब्रदर। ये लेमन ब्रदर डूब गया। ऐसे और कई सैकड़ों बैंक अमेरिका में डूब गए। अब जब अमेरिका में कोई बैंक डूबता है तो उसका दोस्त इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैंकों ने भी निवेश कर रखा है उन बैंकों में। जैसे कि उस टाइम पर ICICI बैंक, जैसे कि लेमन ब्रदर डूबा ना, तो ऐसा न्यूज आया कि ICICI बैंक ने क्या कर रखा है, लेमन ब्रदर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ICICI बैंक के भी डूबने की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में फिर RBI सामने आया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ICICI बैंक की स्थिति बहुत मजबूत है, तो ये बच गया। तो इससे ये मंदी नहीं आया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में ना हो, इससे लड़ने के लिए फिर आप सबको पता है कि जो मंदी के बाद कई सारे प्रयास किए गए थे। उसमें एक तो मैंने कल ही पढ़ाया था, बेसल थर्ड नॉर्म्स लेके आए थे, जिसमें उस
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाया गया था। यहाँ तक बात ठीक थी। इसी क्रम में दोस्तों 2009 में ये G20 के देश मिले। इन्होंने कहा कि एक अलग से संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम दिया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये एक संस्था बनाई जाएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। दुनिया के कई सारे देश, G20 के सारे देश तो उसमें मेंबर है से, और छोटे मोटे देश कुछ और भी देश मेंबर हैं। साथ में दुनिया भर के जितने भी संगठन होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, OECD, ये सब इसके मेंबर होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से संकट नहीं आए ऐसा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अपनी रिकमेंडेशन G20 को देगा। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर होगी, तो हम आगे देखेंगे। तो इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बासेल में है। बासेल स्विट्जरलैंड का सिटी है, मैंने कल ही पढ़ाया था। ये बासेल है ना दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था कल एक और संगठन पढ़ाया था मैंने, उसका भी हेडक्वार्टर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कल ही पढ़ा था हमने, भूले नहीं होंगे आप लोग, BIS। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के हेडक्वार्टर में ही इसका क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का ऑफिस है। BIS का जो हेडक्वार्टर है ना, उसी में इसका ऑफिस है, ये इसको फंडिंग करता है। तो अब इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करी, तो G8 ने नहीं करी, G7 ने नहीं करी, OECD ने नहीं करी, किसने करी, G20 ने करी। तो G20 ने 2009 में करी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए, बैंकों की स्थिति कैसे होनी चाहिए, बैंकों को फेल होने के लिए और क्या कंट्रोल करना चाहिए, ये सबके बारे में ये टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन करता है। ठीक है बात। यहाँ तक G20 ने इसको 2009 में बनाया, इसका हेडक्वार्टर बासेल में है। और कहाँ पर है, तो ये जो BIS है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसी के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और ये इसको फंडिंग करता है। ठीक है। इसके पहले एक संस्था थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम, उसका स्थान इसने लिया। FSF था एक संस्था जो इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, उसको इसने रिप्लेस करके क्या बनाया, FSB बनाया। तो FSB के बारे में कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय बहुत धाग नहीं है इसकी, लेकिन कुछ चीज़ें हमको जाननी है। एक तो G20 वाली बात जाननी है, 2009 में बना, और इसका हेडक्वार्टर बासेल में है, BIS के अंदर है। इतनी सी बात आप समझ जाओगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो। मेंस में सर 20 शब्द में, 50 शब्द में पूछ सकते हैं, तो 50 शब्द में इतनी सी बात आप लिख दोगे आराम से, जो हमने समझी। इससे ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन 100-200 शब्द का इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, इतना सा बनता है जो हमने जान लिया। अब हम सेकंड न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया नीति आयोग द्वारा। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। 135 मिलियन इंडियन केम आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप इन 5 ईयर। नीति आयोग का ये कहना है इस रिपोर्ट का कि लास्ट 5 साल में 135 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं दोस्तों। तो हम तो हमारी समझ के हिसाब से इसको 13.5 करोड़ पढ़ेंगे। 13.5 करोड़ लोग क्या हुआ है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। तो अभी कुछ दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, कुछ ही दिन पहले हमने दोस्तों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ा था। ये न्यूज आई थी, आप लोगों ने शायद मेरा वीडियो देखा हो तो इसको समझ गए होंगे। ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI हर साल जारी किया जाता है UNDP द्वारा। UNDP एंड जो ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों ने मिलकर इसको जारी करते हैं ELD। इसमें पूरी दुनिया में कितने मल्टी डायमेंशनल पोवर हैं उसके बारे में डेटा दिया जाता है। मैंने उस दिन समझाया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। भारत में या पहले पॉवर्टी का सिंपल मतलब आता था कि कुछ पैसे कम है, उसके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो खा नहीं पाएगा ढंग से, इनकम नहीं है तो क्या करेगा, फूड इंटेक नहीं कर पाएगा। गांव में आपको पता होगा बचपन में किताबों में कि गांव में 2400 कैलोरी और सिटी में 2100 कैलोरी से कम अगर कोई खा रहा है तो वो गरीब है। तो इतने से गरीबी नहीं होती भाई केवल 2 टाइम रोटी ठोक ली तो हम अमीर हो गए, ऐसा नहीं। गरीबी के कई सारे आयाम होते हैं। केवल गरीबी पोषण की उपलब्धता नहीं है, गरीबी शिक्षा भी है। किसी को स्कूल में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो वो गरीब है। स्वास्थ्य टाइम पे इलाज नहीं मिल पा रहा तो वो गरीब है। घर में क्या, घर नहीं है, उसकी आवश्यक नहीं है तो वो गरीब है। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो गरीब है। घर में क्या, गैस सिलेंडर नहीं है तो गरीब है। ऐसे घर में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ऐसे कई सारे आयाम होते हैं गरीबी के। इन सब के आधार पर गरीबी का मापन होना चाहिए। केवल रोटी खाई नहीं खाई इस आधार पर गरीबी का मापन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका क्या नाम देते हैं, मल्टी डायमेंशनल। कि भाई पॉवर्टी होती है ना, उसके कई डायमेंशन है, केवल एक खाना ही नहीं है। तो ये मैंने उसको आपको पहले डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये डेटा दिया था इसने डेटा दोस्तों 2005-06 से 2019-21 का डेटा दिया था कि ये 2005-06 से 19-21 के 15 साल में लगभग 41 करोड़ लोग इंडियन क्या हुए हैं, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए। मतलब इतने लोग अब मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं रहे,
वो पैसे वाले हो गए, मतलब कहने के पैसे वाले तो उसको सही राइट वर्ड नहीं है, पर मोटा मोटी वो अब गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पिछले 15 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ थी इंडिया के लिए। तो अब दोस्तों इसी के नकल पर ये तो जारी होता था, तो नीति आयोग का हम क्यों पीछे रहे, तो हमने क्या किया, नीति आयोग ने अपना नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। जिसमें अब ये क्या करेगा, जो ग्लोबल में तो क्या होता है देशों की तुलना होती है, इंडिया में क्या स्थिति, चाइना में, इसमें क्या होता है स्टेट का कंपेयर किया जाता है, स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है, सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पोर कौन सा स्टेट है, उसकी क्या स्थिति है, तो इसमें स्टेट्स का डेटा दिया जाता है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है, ये बेसिकली 2015-16 से 2019-21 इसके बीच के जो 5 साल है ना, इसको कंपेयर कर रहा है। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो रहा है, मुझे तो होता है कि सर ये 15, 16, 19, 21 का डेटा क्यों आ रहा है। तो दोस्तों एक सर्वे होता है भारत में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे, NFSS, ये बहुत फेमस है, भारत सरकार द्वारा कराया जाता है NFSS। इस NFSS में डेटा लिया जाता है, घर घर जाके पूछा जाता है कि भाई आप खाने में कितना खर्च कर रहे हो, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पास, तो पोषण, तो जिस साल का डेटा आपके पास होगा उसी साल का तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। अभी आप होगा 19-21, तो 19 से 21 के बीच में सर्वे हुआ था, जिसकी फाइनल रिपोर्ट 21 के एंड में आई होगी, तो इसके कंपेयर में जो डेटा है उसकी तुलना 15-16 से होगी। अब 2022 का डेटा ही नहीं है, तो हम कैसे तुलना करेंगे गरीबी से कितने बार आए। इसलिए ये जो डेटा आता है 2015-16 से लेकर 2019-21 का डेटा आता है, इस डेटा में ये कहा गया है कि इस बीच में ये 5 साल में लगभग 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ पीपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए। तो उसने तो 41 करोड़ बताया 15 साल में, इसने 5 साल में 13.5 करोड़ बढ़ाए। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए, कुछ खबरी है, खुश होना चाहिए, हर चीज में दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं नेगेटिव और सोच होते हैं कि इससे तो गवर्नमेंट की अच्छी दिख रही है, दिखने तो क्या करना हमको, पर देश के लिए कोई अच्छी खबर हो तो उसको हर आदमी को, देशवासी को खुश होना चाहिए। तो 13.5 करोड़ पीपल, हालांकि अभी भी बहुत गरीब है, अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल पॉवर्टी है, अभी और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जो अचीवमेंट हमने हासिल करी है उसके लिए खुश होना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो हमने ये देख लिया था नीति आयोग की रिपोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जो जुलाई में रिलीज हुआ है, रिलीज बाय नीति आयोग। अब ये नीति आयोग ने रिलीज किया है। नीति आयोग आप सब जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। पुराने जमाने में योजना आयोग होता था, इसलिए कई जगह योजना भवन मिल जाएंगे, जयपुर में योजना भवन है। तो ये प्लानिंग कमीशन को हटा के मोदी जी ने क्या किया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना करी। ये भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, मतलब ये जितना भी बुद्धिक चेतना है ना, फिलोसोफर टाइप का काम करता है, सरकार को गाइड करता है, सरकार के लिए रिसर्च करता है, डेटा अवेलेबल कराता है कि भाई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए। माने नहीं माने गवर्नमेंट की बात है, पर ये पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इससे पहले मैंने बताया ग्लोबल MPI जारी होता था, उसी की तर्ज पर इसने क्या किया, पॉवर्टी मेजर किया। ये स्टेट को कंपेयर करता है, वो नेशनल लेवल पर देशों को कंपेयर करता है। अब मेजर के मैंने बता दिया था, उस दिन भी पढ़ाया था मैंने कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है ना, उसमें 3 डायमेंशन होती, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। कौन सा, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर कैसा, ये 3 डायमेंशन के 10 इंडिकेटर के आधार पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नापा जाता था। लेकिन नीति आयोग इससे एक कदम बढ़ा, डायमेंशन 3 ही रखे है, लेकिन इसने जो इंडिकेटर थे ना 10 की जगह 2 और बढ़ा दिए, 12 कर दिया। तो इसलिए जो नीति आयोग ये पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है, उसमें 12 इंडिकेटर होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो क्या था डायमेंशन, ये मैं इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं करा दोस्तों, हमने पहले ये डिटेल में पढ़ चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सबसे पहला जो डायमेंशन है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को मेजर कैसे करेंगे, तो न्यूट्रिशन, देश में न्यूट्रिशन क्या स्थिति है, बढ़िया है नहीं है, पोषण खाना मिल रहा टाइम पर, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, कुपोषण, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, बच्चे पैदा होते हैं कितने जल्दी उम्र में डेथ हो जाती है उनकी, तो उसका जितने कम होगी उतना अच्छा है। एक होता है मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ कैसी है, जो बच्चा जन्म देने के बाद कई माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं MMR कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, तो वो कम से कम होनी चाहिए। अच्छे हॉस्पिटल में इलाज, अच्छे हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है तो वहाँ डेथ कम से कम होती है। तो अच्छी हेल्थ व्यवस्था हो तो ये MMR कम होती है। तो 3 मेजर तो ये हो गया। एजुकेशन में 2 हो गया, स्कूल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, स्कूल में उसकी अटेंडेंस कितनी है, क्या केवल स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना पर आप छोड़िए, स्कूल में जाना भी जरूरी है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग, फुल फ्यूल, सैनिटेशन, स्वच्छता,
ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, असेट्स। ये तो दोस्तों 10 के 10 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने लिया। अब दो यहाँ कौन से बड़े, तो एक तो दोस्तों बड़ा बैंक अकाउंट। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो बैंक अकाउंट को शामिल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो नीति आयोग ने ये इंडेक्स जारी किया उसमें बैंक अकाउंट को शामिल किया गया, साथ में मेटरनल हेल्थ को भी शामिल किया गया है। ये दो इंडिकेटर इन्होंने एक्स्ट्रा लिए। हेल्थ में पहले वहाँ 2 ही थे, यहाँ 3 इंडिकेटर हो गया, मेटरनल हेल्थ को एक्स्ट्रा कर दिया। साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वहाँ पर 6 ही थे, यहाँ पर 7 किए गए। बैंक अकाउंट को अलग से जोड़ा गया कि लोगों के पास बैंक अकाउंट है नहीं है। तो अगर आपसे दोनों से कंपेयर करा के क्वेश्चन पूछे कि जहाँ पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में केवल 10 ही इंडिकेटर हैं, लेकिन नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 इंडेक्स है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, 2 ये अलग है। आपको ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो सकता है कि दोनों में एक ही होना चाहिए, लेकिन नहीं है, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है बात। अब इसमें रिपोर्ट में क्या कहा कि 13.5 करोड़ लोग क्या हो गए, गरीबी से बाहर आ गए। डेटा 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसका 4था राउंड हुआ था, इसको NFHS 4 कहते हैं। फिर 19-21 में 5th राउंड का जो सर्वे हुआ उसको NFHS 5 कहते हैं हम। इस सर्वे के अनुसार कि देश में 24.9% लोग क्या थे, मल्टी डायमेंशनल पुअर थे। लगभग 25% के आसपास जनसंख्या मल्टी डायमेंशनल पुअर थी, लेकिन अब वो घट के कितनी होगी, 14.9% होगी। कितनी होगी, 14.9%। तो ये जो 10% की कमी आई ना, उसको अगर हम डेटा में बदलें संख्या में तो 13.5 करोड़ होती है। लगभग 10% के करीब में कमी आई है। तो अगर इसको डेटा में बदले तो 13.5 करोड़ होते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पिछले 5 साल में गरीबी 13.5 करोड़ हुई है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, या मेंस में हर जगह लिखने में काम आएगा। लेकिन जो याद रखना है वो है कि आज की डेट में कितने % जनसंख्या देश में मल्टी डायमेंशनल पुअर है। तो दोस्तों ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। 14.9% देश की लगभग 15% जनसंख्या क्या है, मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ये डेटा आपको ओरली याद होना चाहिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा गरीबी है, रूरल में 19.2%, लगभग 19% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, जबकि अर्बन में ये बहुत कम है, लगभग 5.27% है। तो इससे ये भी पता चलता है कि देश में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, वो गाँव में ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन। ये डेटा आप देख सकते हैं। तो ये तीनों डेटा हमको जबानी याद होना चाहिए। 14.9%, ग्रामीण क्षेत्र में 19.2% और अर्बन एरिया में 5.27%। अब स्टेट की बात करें, कौन से स्टेट में कितने मल्टी डायमेंशनल पुअर है, तो सबसे ज़्यादा भारत में गरीब है ना। आप समझ जाओ, एक स्टेट है जो हर चीज़ में नंबर 1 आता है, जितने बुरी मतलब वर्ष इंडिकेटर होते हैं ना, सबसे टॉप पे बिहार होता है हमेशा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 33.76% लोग क्या है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पुअर है। देश का एवरेज कितना है, लगभग 15%, लेकिन बिहार में कितना है, 33% है। फिर सेकंड नंबर पर झारखंड है, सेकंड नंबर पर झारखंड है, 10 नंबर पर अपना राजस्थान है, लगभग 15.31% है। तो ये परसेंट तो याद नहीं करनी, लेकिन याद रखना कि सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर बिहार में, फिर सेकंड नंबर पर झारखंड में, सबसे कम केरला में है दोस्तों। केरला इसलिए अच्छा राज्य नहीं मानते, वहाँ हेल्थ एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी है। इसका केवल कहने से नहीं मानना चाहिए, किसी की वहाँ जिस पार्टी गवर्नमेंट है उसने कह रही है, नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है भैया, रिपोर्ट खुद कह रही है चिल्ला कि भारत में सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पुअर कहाँ है, 0.55% है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैसे नापते हैं, वो नापते हैं हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है। तो जिस राज्य में हेल्थ बढ़िया होगी, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, उस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग कम होंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है केरला में हेल्थ एजुकेशन की स्थिति बहुत बढ़िया है। और ये सत्य बात है, ये हमने सुना भी है केरला मॉडल तो कई बार। तो सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट में केरला में है, उससे जस्ट ऊपर गोवा है 27 नंबर पर। लेकिन हमको गोवा का याद नहीं करना, हमको तो केरला का याद रखना। ठीक है बात यहाँ तक। तो इसके बाद एक और नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं, तमिलनाडु टॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, EPI कहते हैं इसको दोस्तों। 8 साल ये डेटा जारी होता है, इसका लेटेस्ट डेटा जो 2022 का आया। तो इसमें क्या किया, तमिलनाडु ने टॉप किया। अभी तक लगभग पिछले साल जैसे गुजरात इसमें टॉप करता था, गुजरात इसमें टॉप करता था, लेकिन अब तमिलनाडु ने इसको क्रॉस कर दिया। तो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या होता है, कौन जारी करता है, क्या रैंकिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, सबसे पहले तो इसको नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग ने आज 2 इंडेक्स जारी करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने कई बार बता रखा, हर देश चाहता है, ये इंडिया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, चाइना को, US को, अफ्रीका। क्यों, इससे एक तो डॉलर आएगा, फॉरेक्स बढ़ेगा हमारा, जिससे हम क्या करेंगे, हम अपने आवश्यकता की अदर चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होंगे, तो आपको कच्चा तेल चाहिए तो हम फिर उसको इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे।
तो इससे फॉरेक्स तो इनकम होगी, साथ में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा मतलब इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देश में क्या होगा, एक्सपोर्ट करेंगे इसका मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह मिलेगा तो गवर्नमेंट की भी इनकम होगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट किसी भी देश से जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी बात मानी जाती है। अब एक्सपोर्ट भारत सरकार की जिम्मेदारी है मोटा मोटी तो, लेकिन भारत सरकार तो करेगी नहीं दिल्ली से, एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, स्टेट्स होगा। तो स्टेट्स जितने भी स्टेट है ना भारत में, ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, इसी को मेजरमेंट करने के लिए एपीआई इंडेक्स जारी किया जाता है कि जो हमारे राज्य हैं वो कितने तैयार हैं, उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी कैसी है, उनके रूल एंड रेगुलेशन कैसे हैं, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी हो रही है, कैसे वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या एफर्ट कर रहे हैं। इन सब एफर्ट को मेजर करके एक इंडेक्स के रूप में जारी करता है नीति आयोग, ताकि उससे पता चल जाए कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा तैयार है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इतनी सी बात थी, ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु टॉप्स ईपीआई 2022 एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग एनुअली रिलीज करता है, हर साल वार्षिक, बाई एनुअल नहीं, एनुअली रिलीज करता है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, अगले साल भी करेंगे। तो इसमें क्या नंबर 1 पे तमिलनाडु है, बस सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है हमको, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर तमिलनाडु ने टॉप किया है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर कर्नाटका है, नंबर 4 पर गुजरात है। ये गुजरात पिछले बार क्या था, नंबर 1 पर था, लेकिन इस बार ये क्या हो गया, ये स्लिप हो गया और 4th पे चल गया। ठीक है, हमारा राजस्थान पिछले बार तक टॉप 10 में आता था, लेकिन इस बार टॉप 10 में नहीं है, इट इज नॉट इन पार्ट ऑफ टॉप 10। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा दिया, टू इवैल्यूएट द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड पेंडिंग पोटेंशियल ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूनिटी। इसमें कोई खास बात नहीं। अब देखो एक नई पैशन चल रही है आजकल, जो भी नीति आयोग को इंडेक्स जारी करता है वो एक साल एग्जाम तो करता ही करता है, पूरे स्टेट की रैंकिंग, साथ में फिर उस स्टेट को बांटता है, भाई जितने भी तटीय राज्य हैं उनमें क्या रैंकिंग है, जितने भी हिमालयन स्टेट है उन हिमालयन स्टेट की क्या रैंकिंग है, जितने भी यूटी है उनकी क्या रैंकिंग है, बड़े स्टेट की क्या रैंकिंग है, या फिर जितने भी लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड मतलब जिस राज्य को समुद्र से नहीं हटता हो, जैसे राजस्थान लैंड लॉक्ड है क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं टच होता, तो ऐसे स्टेट में क्या रैंकिंग है, ऐसे भी ये अलग से रैंकिंग क्लासिफाइड करता है। तो इसने एक कैटेगरी बनाई मेजर स्टेट, बड़े स्टेट में, जो बड़े स्टेट में तटीय है ना वो उसमें कौन सा टॉप किया, तो आंध्र प्रदेश किया। लैंड लॉक्ड बड़े स्टेट है लेकिन जो लैंड लॉक्ड है जहाँ समुद्र नहीं है उसमें असम ने टॉप किया है, और राजस्थान 8 नंबर पे है। जो राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो उसको याद रख सकता है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्री स्टेट्स में ना राजस्थान की रैंक 8 है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में। फिर माइनर स्टेट में जितने भी हिमालयन स्टेट हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इनमें रैंकिंग जारी की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, जितनी भी यूटी है उनकी रैंकिंग जारी की जाती है, तो वहाँ अंडमान निकोबार ने टॉप किया। अब इतना डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर फिर भी मोटा मोटी आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो हमारे तीनों इश्यूज थे यही समाप्त होते हैं, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।